भगवान भोलेनाथ की नगरी में आयोजित प्रथम औपचारिक कार्यक्रम में आए आप सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मैंने दिव्य आत्मा केवल इसलिए नहीं कहा कि दिव्य आत्मा शब्द एक है और वह अच्छा शब्द है, मैंने कह दिया। बचपन से हमने सुना है कि काशी का एक विशेष महत्व है और यहाँ लोग क्षण बिताना चाहते हैं तो जिनकी ज़िंदगी यहाँ बीत रही है वह वास्तव में दिव्य आत्मा है, पिछले जन्म का पुण्य है, मेरा यही मानना है। इसी भाव से मैं आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मंचासीन राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के महासचिव आदरणीय श्री हरेंद्र नाथ पांडे जी, राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और मेरी दृष्टि में इस राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के वास्तविक जन्मदाता हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री जुगल किशोर जी, सर्वजन सनातन पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शीतला प्रसाद पांडे जी, सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथी अधिवक्ता श्री मृत्युंजय चौबे जी, सत्यमेव जयते पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामधर तिवारी जी, और मैं आप सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूं कि मंच की पूर्णता तभी होती है जब यहां श्रोता हूं। अगर इन बिना श्रोताओं के मंच बना दिया जाए तो उसकी कोई पूर्णता नहीं है, अपने आप में वो शून्य है। तो यह साधन है, लक्ष्य आप हैं। तो ऐसे लक्ष्य को मैं फिर से प्रणाम करता हूं। सवाल यह है कि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन क्यों हुआ? जवाब यह है कि जब यूजीसी के माध्यम से सरकार ने हमको झकझोरा तब हम जगे और हमको लगा कि हमारे पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, हमारे पर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। पहली बार हमको लगा, हम लोग थोड़े कुल बुलाए। मैं स्वयं एक सप्ताह तक कोई वीडियो नहीं बनाया। ये क्या है? इतने आश्वस्त हम लोग हैं, जबकि मैं तो आलोचकों में से रहा हूं, इतने आश्वस्त कि भाजपा हमारे समाज के खिलाफ कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं झूठ तो नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप रात में सोए हैं और सोए हुए में यह जगाकर कहा जाए कि अभी अभी कुछ बिगड़ा है, तो केवल बिगड़ने को जानने भर तक नहीं जगते हैं। जब जगते हैं तो उसके पहले क्या बिगड़ा था, जो बिगड़ा वो कैसे बिगड़ा था, सबको जानने और जांचने के लिए जग जाते हैं। तो जब यूजीसी कानून आया तो बहुत सारे संगठनों ने, पार्टियों ने, व्यक्तियों ने अपने अपने स्तर से आवाज उठानी शुरू की। जब यह आवाज थोड़ी आगे तक गई, सरकार ने रोकने की कोशिश की। कभी हम लोग अखबार में नहीं छपे, छोटे छोटे घटनाओं से लोग अखबार में छपते हैं, हम लोग कभी नहीं छपे। 8 मार्च को हम लोग गए थे दिल्ली धरना प्रदर्शन में, परमिशन थी और वहां पहुंचने से ठीक पहले परमिशन वापस ले ली गई थी रात में। मैं खुद मैदानगढ़ी थाने में पूरे दिन भर निरुद्ध था और मेरे साथ यह निरुद्धि का कार्य तब हुआ जबकि मेरा स्वयं का विद्यार्थी आईपीएस पवन मिश्रा वहां पोस्टेड था, क्योंकि मैं 2023 से न्यायाधीशों और आईएएस के लिए पढ़ाता रहा हूं। उसने सीधे कहा कान में आकर, गुरुजी यहां कोई गुरु चेला नहीं चलेगा, लठ बजेगी, हड्डी टूटेगी, चले जाइए। एकदम सीधा आदेश है। और इसी नाते सबसे दूर के थाने में हमको भेजा, मैदानगढ़ी, दक्षिणी दिल्ली के सुदूर इलाके में। वो 2.5 घंटे में बस पहुंची थी वहां और शाम को 3.5 घंटे में वहां से कश्मीरी गेट आप आए थे। इतनी दूर रखा गया। आज काकरोच पार्टी का नेता उतर रहा है तो लोग फूल माला लेकर खड़े हैं। तो अभी मैं एक और सवाल सुनता रहता हूं, उसके जवाब पर आऊंगा तो शायद आपके सवाल का जवाब भी होगा। एक सवाल अक्सर आता है, भाजपा नहीं तो कौन? भाजपा नहीं तो कौन? तो कल मैंने वीडियो बना करके, मेरे चैनल का नाम है द लॉजिकल इंडियन और उस चैनल का नाम इस पंपलेट पर इधर रखा हुआ है। इधर संविधान के संशोधन लिखे हुए हैं और इधर ये द लॉजिकल इंडियन चैनल का नाम लिखा है। आप में से कोई इसको यूट्यूब पर देख सकता है, हमारे 1400 वीडियो हैं इस पर। तो मैंने सोचा कि अगर हमारे घर में एक ही मटका पानी है और उसमें छिपकली गिरकर मर जाए तो क्या फेंकने से पहले हम पूछते हैं, सोचते हैं कि ये फेंक देंगे तो क्या पिएंगे? सोचते हैं। हमारा खाना हमने ही बनाया लेकिन बासी हो गया
तो फेंकने से पहले हम क्या ये सोचते हैं कि इसको फेंक देंगे तो खाएंगे क्या? अरे जो जहरीला है, जो विषैला है, उसका पान नहीं किया जाता, उसका विकल्प नहीं सोचा जाता, उसके विकल्प की प्रतीक्षा नहीं की जाती, उसको फेंका जाता है। नव निर्माण के लिए प्रतिज्ञा ली जाती है, प्रयास किया जाता है। तो भाजपा नहीं तो कौन? इसका उत्तर है कि अगर जल विषैला हो गया तो क्या नए घड़े के आने की प्रतीक्षा करेंगे तब फेंकेंगे? फेंक देंगे। हम लोग इस होटल में हैं, किसी घर में हैं, अपने घर में हैं, आग लग जाने पर क्या यह सोचकर घर से नहीं निकलते कि निकल जाएंगे तो किस घर में जाएंगे? आग लगे हुए घर में नहीं रुका जाता। भूकंप में जिस घर में हम अन्यथा सुरक्षित हैं, सुरक्षित होते हैं, तुरंत छोड़कर भागते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि निकल गए तो कहां जाएंगे। पहले निकल पड़िए। और आप तो उस भगवान राम के अनुयायी हैं जो जब अयोध्या से निकल गए, किसी की कहने पर, किसी के ताने पर, किसी के उलाहने पर, किसी के बहाने पर, तो एक राज्य छोड़े 2 राज्य जीत लिए। किष्किंधा और लंका दोनों जीत लिए। आप छोड़कर तो देखिए। और आप कब से ये इस तरह से कायर विलाप करने लगे कि ये छोड़ देंगे तो क्या? अरे आपने कांग्रेस बनाई, आपने कांग्रेस छोड़ा, आपने भाजपा बनाई, आप भाजपा छोड़िए कुछ और आप बनाएंगे। आप ही इस देश के निर्माता हैं, इस बात को याद करिए आप। अब रह गई बात हमारे भाई की, जिन्होंने पूछा है कि क्या गारंटी है कि जो मोर्चे में लोग शामिल हैं कल सपा बसपा में न शामिल हो जाएं। मुझे बचपन में सुनी एक कहानी याद आती है कि कैसे क्या बोलना चाहिए, इसी पर एक उदाहरण के रूप में कहा गया था। वो कहानी यहां उचित बैठेगी। एक छोटा बच्चा, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ था एक सज्जन के यहां, उसकी बरही मनाई जा रही थी। सारे लोग, कोई आता था डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, सीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, सब लोग कहे जा रहे थे। एक आदमी ने कहा यह भी मरेगा। क्या कहा? यह भी मरेगा। क्या उसने असत्य बोला? उसी ने सत्य बोला। उसी ने सत्य बोला, लेकिन वह मरेगा तो क्या दूसरे पैदा नहीं होंगे? व्यक्ति मरता है, सृष्टि अमर है। पंकज त्रिपाठी बदल जाएगा लेकिन कोई दूसरा भाई खड़ा होगा। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा हट जाएगा, कोई दूसरा मोर्चा खड़ा होगा। इस नाते यह सवाल करने का समय नहीं है कि जो आज खड़े हैं वो कल जाएंगे तो कहां जाएंगे, जो आज खड़े हैं वो हट जाएंगे तो नए आ जाएंगे वहां पर। इसलिए आज जो खड़े हैं उनका आपको स्वागत केवल इसलिए करना है कि आज वो खड़े हैं। यह सोचकर आपको नहीं सोचना है कि कल पता नहीं यहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अन्यथा हम लोग जितने उम्र के हैं, इतने उम्र के हमारे कितने साथी भी छुड़ गए होंगे। तो इस नाते यह सवाल प्रकृति के गोद में छोड़िए, भगवान भोलेनाथ पर छोड़िए कि जो यहां हैं उनमें से कितने ईमानदार निकलेंगे, कितने बेईमान निकलेंगे। आप यह सोचकर साथ दीजिए कि जो इनमें ईमानदार होंगे उनका आप साथ दे रहे हैं, अगर बेईमान होंगे तो उनको फेंक देंगे, फिर नए ईमानदार पैदा होंगे। क्योंकि अगर आप पूछेंगे कि आप इस मोर्चे से क्या करेंगे तो सबसे ज्यादा आसमानी फूल तोड़ने का दावा वो करेगा जो वास्तव में बेईमान होगा। और यह शहर तो इसका भुक्तभोगी है। इस शहर ने 3-3 बार जिसको सांसद बनाया है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने, मैंने आपको एक पन्ना बंटवाया है, कृपया उसको निकाल लें और एक बार झांक लें। नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में, नीचे देखिएगा 2026 जो लिखा है उसके ठीक नीचे, अभी हम अपने घर के प्रिंटर से निकालकर 20 कॉपी ले आए हैं। इसी नाते एक एक को मैंने बीच में एक एक रो में बांट दिया है। यह मामूली नहीं है, यह पढ़ने में 23 साल की तपस्या लगी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे जितने अधिवक्ता बंधु यहां बैठे होंगे इतना नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि वो केस तैयार करते हैं, इतना अध्ययन करना उनका काम नहीं होता है। मैं क्योंकि 23 वर्षों से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं इसलिए मैं कर पाया हूं। और इसको चार्ट में बनाने में 20 दिन लग गए कि इतना छोटे में लिखा जाए कि सबको पढ़ने में भी आ जाए और एक ही पन्ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते, इतना पढ़ना है। वेद लिखने वालों के वंशज एक पन्ना पढ़ने का साहस नहीं करते हैं तो छले नहीं जाएंगे तो क्या होगा। आप किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है तो ताली बजाते हैं, टीवी पर वही दिखाया जाता है। किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता है, टीवी पे वही दिखाया जाता है, आप खूब ताली बजाते हैं ना। कभी उस टीवी पर आपको यह दिखाया गया 2014 का जो चुनाव हुआ था,
वो न तो हिंदू मुस्लिम पर था, न अगड़े पिछड़े पर था। मेरे होश में आने के बाद से यह पहला चुनाव है। हाँ, और मैं होश में 8.5 साल से हूं, 18 साल वाला होश वाला नहीं हूं। 8.5 साल का था। इंदिरा जी शहीद हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। मेरा जन्म 29 नवंबर 1976 है। 8.5 साल का था, कक्षा 5 में था। एकदम घटना याद है। कौन सांसद विधायक का चुनाव हमारे इलाके से लड़ा, किस पार्टी से लड़ा, आपको सब याद है। लेकिन आप पूछेंगे वर्तमान में क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, याद नहीं है। यानी मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। इधर लगाव ज्यादा है तो याद है, और हर किसी का कहीं ना कहीं लगाव ज्यादा होता है। तो जहां लगाव ज्यादा है वहां मैंने जिम्मेदारी उठाने के लिए कदम बढ़ाया है। तो साथियों, आप देखिए 2015, 2016, 2018 3 बार SC ST कानून को उन्होंने बदला है। 3 बार। 2015 में 31 दिसंबर 2015 को बदला। 31 दिसंबर 2015 को बनारस के लोग उनको सांसद के रूप में चुने हैं। आप में से कितनों को पता है कि 2015 में, और मेरे बताने पर या इस समय यूजीसी के बाद जान गए हो तो मत हाथ उठाइएगा, यूजीसी से जब इन्होंने हमको छला है तब जब आंख खुली, उसके पहले कितने लोगों को पता था कि 2015 के 31 दिसंबर को ही इन्होंने SC ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया था। कितने लोगों को पता है? क्यों नहीं पता है? टेलीविजन पे कभी दिखाया इन लोगों ने? अखबार में कभी छपवाया? कितना बड़ा धोखा आपके साथ किया। यह कानून आपके खिलाफ बना है, आपके खिलाफ। इस कानून की स्थिति आज यह है कि लखनऊ में रहने वाली एक ब्राह्मण महिला हमको फोन करती है जब हम SC ST पर बताने लगे कि जहां अत्याचार हो रहा बताइए, हम आवाज उठाएंगे। वो शिक्षिका हैं। उन्होंने फोन करके कहा कि मैं विधवा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं शहर में शिक्षिका हूं सरकारी। एक SC समाज के व्यक्ति को पता चल गया है, वो मेरे घर के सामने रोज जेसीबी खड़ी कर देता है, परेशान करता है और मेरे पर दबाव डाल रहा है कि रात में घर में आने दो, नहीं तो तुम्हारे बेटों पर केस लिखवा देंगे। फपक फपक कर रोने लगी वो महिला। ये कानून कौन बनाया? मैं क्या करता? मैंने कहा ठीक है, आप बताइए, हम इसको अपने चैनल के जरिए उठाएंगे। 1 घंटे बाद उनका फोन आया, रोने लगी, कहीं पंकज जी आप तो उठा देंगे, लेकिन मैं समाज में नहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा, मेरे बच्चे कहां जाएंगे। और ये एक घटना नहीं है, ये इस तरह का कोढ़ है, ऐसा रोग है कि इसमें से न जाने कितनों को धमकियां दी गई, कोई बताता नहीं है, क्योंकि पूर्वजों की शान जो हमसे जुड़ी हुई कहीं वो धूमिल न दिखाई दे। 374 मामले आए यूजीसी का जब कानून लाया इन्होंने, तो इन्होंने कहा 374 आए थे, 118 इसके पहले थे। हुजूर जरा आइए, हम कॉपी जांचते हैं आपकी। ये 374 कितने वर्षों के हैं? 5 वर्षों के। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस स्तर के क्लास को देखता है? 12 के बाद जितनी भी कक्षाएं चलती हैं, चाहे किसी भी विधा में चले, सबको देखता है। 12 के बाद चाहे जितनी बड़ी पढ़ाई होती हो, अगर हम सभी विद्यार्थियों की गणना करें तो कम से कम 5 करोड़। 5 करोड़ को 5 साल गिनिए तो 25 करोड़। 25 करोड़ लोगों में 374 शिकायतें हो गई, तो तुम हमारे 35-40 करोड़ की आबादी को अपराधी घोषित करोगे? और अगली बात, अगर हम जन्मजात अपराधी हैं तो तुम्हारे मंत्री परिषद में बैठे ब्राह्मण ठाकुर कैसे अपराधी नहीं है? फिर निकालो उनको बाहर। अगर हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाके अपराध कर सकते हैं तो तुम्हारे साथ जो यंत्री मंत्री बन के बैठे हैं, पहले इनको भगाओ वहां से, तब तुम मानेंगे ना कि हम जन्मजात अपराधी हैं, जातिगत अपराधी हैं। उन्हीं के साथ तुम बैठे हो, चैनल पर उनको बैठाए हो, हर जगह उन्हीं के तुम आगे आगे पीछे पीछे बाड़ लगाए हो। जो तुम्हारे सुरक्षा में घूम रहा है ना, उसके हाथ में, जिसके हाथ में गनर है, वो भी हमारे ही समाज का है। और तुम हमें ही कह रहे हो हम जन्मजात अपराधी हैं। तो 374 केसों पर अगर पूरे एक समाज को, और ये 40% आबादी को उन्होंने कहा है, अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो 55% आप हैं, उत्तराखंड में जाएंगे 51% हैं, भारत के स्तर पर जाएंगे तो अनारक्षित वर्ग करीब करीब 40% है। 40% आबादी को जन्मजात अपराधी बना दिया। तो मैंने पूछा कि भाई 374 शिकायतें जिनकी आई हैं वो किनकी आई हैं? आपने हमको भी कभी शिकायत करने का कोई मौका दिया था? कोई है कानून? यूजीसी कानून बन जाएगा, हमारे बच्चे को कोई दूसरा कोई भी गाली देगा, क्या वो शिकायत कर पाएगा?
शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है आपको, जरा सोचिएगा गंभीरता से। यूजीसी कानून में हमको शिकायत करने का अधिकार नहीं है। तो जब 5 साल बाद आंकड़े आएंगे तो हमारे खिलाफ अपराध के तो 0 आएंगे, क्योंकि हम तो शिकायत ही नहीं कर पाएंगे। खेल कहां से कितना गहरा है। तो वेद लिखने वालों के वंशियों, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगली एक बात आती है, ब्राह्मण तो इकट्ठे नहीं होते हैं, श्रवण की तो बात ही छोड़ दो। मैं सिरे से खारिज करता हूं इस बात को, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। क्योंकि हम बुद्धि से काम करते हैं और बुद्धि कभी दासता को स्वीकार नहीं करती, और किसी एक के विचार को, केवल विचार को उसके नाते मान लेना भी एक तरह की दासता है। इस नाते हम विविधतापूर्ण व्यक्तित्व के होते हैं। लेकिन विविधतापूर्ण व्यक्तित्व के होने के बावजूद भी शंकराचार्य ने जब आह्वान किया था, तो किसने शंकराचार्य के जरिए सनातन को जीवित किया? तो जब लक्ष्य आपको मिल गया तो उस लक्ष्य के पीछे ब्राह्मण एक होता है, और ब्राह्मण के पीछे क्षत्रिय चलता है, ब्राह्मण क्षत्रिय के पीछे वैश्य चलता है, शूद्र चलता है, सारा समाज चलता है। यानी जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो सकल विविधताओं के बाद भी एक समय की ऊर्जा पैदा होती है। जब आपने देश को आजाद कराने की प्रतिज्ञा ले ली, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, आज की भारत सरकार में उतने ब्राह्मण नहीं हैं जितना अंग्रेजों की सरकार में ब्राह्मण बैठे थे। आज की भारत सरकार में उतने क्षत्रिय नहीं हैं जितने क्षत्रिय उस समय जमींदार और रियासतदार थे जब अंग्रेजों की सरकार थी। और उनको पता था कि अगर देश आजाद होगा तो हमारी जमींदारियां खत्म होगी, हमारी रियासतें खत्म होगी। लेकिन इसके बाद भी जब हमने लक्ष्य बना लिया तो सबने अपने निज हित का परित्याग करके उसके साथ, लक्ष्य के साथ सबने समर्पण का भाव दिखाया और देश को आजाद करा लिया। ऐसे ही जब हमने लक्ष्य बना लिया कि संविधान को लिखेंगे, तो संविधान सभा में भी 80% हम थे, संविधान हमने लिखा। हमने अपने ही बनाई कांग्रेस को जब उजाड़ने का, उखाड़ने का संकल्प ले लिया, भाजपा को लाने का संकल्प बना दिया, तो हमने भाजपा को ला दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बना दिया। आज वक्त आ गया है कि इस जहरीले पानी को फेंक दिया जाए। सवाल करेंगे जहरीला कैसे है और कब पता चला? यह जहरीला उस कुएं से ही है जहां से हम लाए थे। अब आप देखिए, जरा कुएं की तरफ चलिए, अभी यहां से ऊपर उठिए, आप चलिए 9वें पॉइंट पर। 9वां पॉइंट सब लोग देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूं, जरा बीच में कर दीजिएगा जहां पेपर नहीं है। 9वें पॉइंट पर सारे प्रधानमंत्रियों के नाम पढ़िए। सर्वाधिक नाम किसका लिखा है? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय जुगल किशोर तिवारी जी हमसे कहे हैं, कह रहे हो तो चले गए, तो हम कानून के विद्यार्थी हैं। कानून में पड़ोसी कौन होता है? कानून में पड़ोसी वो होता है जिसके कार्यों का हमारे पर प्रभाव पड़ जाए, वो हमारा पड़ोसी है। तो कानून में जीवित वो होता है जिसके निर्णयों का हमारे पर प्रभाव पड़ जाए, वो जीवित है, अपने उन निर्णयों से जीवित है वो। तो अपने निर्णयों के आधार पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी को जीवित मान रहा हूं, और उनके जीवित होने के आधार पर उनकी आलोचना करूंगा कि आप देखिए, सबसे ज्यादा संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, और 1 वर्ष में किया है। वर्ष 2000 में आप देखिए 79th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट, 83rd अमेंडमेंट। सन 2000 में कौन SC/ST समुदाय के लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे? सन 2000 का मतलब 1999 में लाहौर बस यात्रा हुई थी, और उसके बाद कारगिल हो गया था, और कारगिल का जश्न मनाने में हम लोग इनको जितवा कर लाए थे। और ये जैसे ही सरकार में आए, जनवरी में, मार्च में, सितंबर में, अक्टूबर में 4-5 संशोधन किया, 5 में से 4 हमारे खिलाफ किया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने एक शब्दावली दी है, हमारे तमाम साथी उसको न्यायालयों में प्रयोग कर रहे हैं। अब जिसको आप आरक्षण कहते हैं वो आरक्षण नहीं है, वो प्रतिबंध है। जो आरक्षण है वो क्या है? हमारे लिए प्रतिबंध है। आप यहां पर आए हैं, ये आगे की 10 सीट रिजर्व कर दी जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके लिए नहीं है तो आपके लिए प्रतिबंधित है, आप इधर नहीं बैठ सकते। यही इसका मतलब है ना। अंग्रेजों ने जब लिखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, अगर अंग्रेजी लिख देते ओनली इंग्लिश पर्सन आर अलाउड, तो फिर हम लोग नहीं कुछ बोलते। लेकिन क्या प्रभाव में अंतर होता? अगर अंग्रेज ये तख्ता लगा देते कि केवल अंग्रेज ही अंदर आएंगे, तो क्या उसका अर्थ बदल जाता? प्रभाव तो वही रहता ना।
लेकिन जब उन्होंने शब्द को सीधा लिख दिया तो हम समझ गए। तो इन्होंने संविधान में जब आरक्षण लागू किया तो इन लोगों ने अर्थ को वही रखा, लेकिन शब्द को उलट दिया हमको धोखा देने के लिए। जिसको आप आरक्षण कहते हैं वो आरक्षण नहीं, प्रतिबंध है। SC ST के लिए 131 सीटें रिजर्व हैं। 543 में 131 कितने परसेंट है? लगभग 22% सीटें रिजर्व कर रहे हैं ये। 51% पर सरकार बनेगी, 22% तो पहले ही आप हारे हुए हैं। आप हारे हुए हैं 22%, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ऐसा संविधान में प्रावधान क्यों किया गया? मैंने संविधान सभा की पूरी डिबेट पढ़ी है, 11,000 पन्ने मैंने पढ़े हैं। वहां इस पर चर्चा हुई, यह नहीं स्वीकार किया जाएगा। यह हुआ कि ठीक है, केवल 2 चुनाव तक लागू रहेगा, 10 वर्ष तक। तो 10 वर्षों तक के बाद इसको खत्म किया जाएगा। यानी हमारे पुरखों ने त्याग दिखाया कि हमने लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र आया और अपने पर हमने प्रतिबंध लगाया। लेकिन हमने जो प्रतिबंध लगाया उसको हम ही ने बार बार बढ़ाया। क्यों बढ़ाया भाई? आप देख लीजिए, सबसे अधिक बार अगर किसी एक अनुच्छेद में, एक धारा में संशोधन हुआ तो वह धारा है अनुच्छेद 334। क्या आप लोगों को पता है कि 370 जिस सत्र में हटा था, उसी सत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 334 को भी बदला। उसी सत्र में 2019 में, जिस सत्र में 370 को हटाने का तमाशा ये किए, ढोल नगारा बजाकर पूरे देश को सुना रहे थे, उसी सत्र में 2019 में इन्होंने 334 को बढ़ाने वाला भी निर्णय लिया। क्या हमको आपको किसी ने बताया? कहीं भी चर्चा हुई? नहीं हुई। अगली बात, नीट में आप सुने हैं -40 वाला भी एडमिशन ले लेगा। अगर -40 वाला नीट में एडमिशन लेगा तो देश के संसाधनों का दोहन करके अयोग्य डॉक्टर बनेगा कि योग्य बनेगा? अयोग्य बनेगा। अयोग्यता का यह दरवाजा किसने खोला? नहीं, श्रीमान स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। 82वां संविधान संशोधन 10वें पॉइंट पे पढ़ लीजिए। 10वां नहीं है, 11वें पर, 11वें पॉइंट पर अनुच्छेद 335 को रौंदा। और इसीलिए मैं संविधान साथ में लेकर आता हूं। अनुच्छेद 335 में उन्होंने संशोधन किया। अनुच्छेद 335 हमारी मूल संविधान सभा ने लिखा था। उसमें लिखा था कि SC ST को अगर दावा के आधार पर, यानी प्रतिनिधित्व के आधार पर भी अगर सीट देंगे तो भी योग्यता से समझौता नहीं करेंगे। अनुच्छेद 46 में लिखा था कि इनकी योग्यता बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता, शैक्षणिक सहायता दीजिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 82वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया और लिख दिया कि SC ST के लिए योग्यता का मापदंड कम कर दिया जाएगा। वो जो योग्यता का मापदंड कम करने की छूट दी है, उसी से भी यहां तक पहुंच गया। तो हम पर बेड़ियां किसने लगाई, जिसके लिए हम ताली बजा रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक कविता लिखी, बहुत लंबी है लेकिन केवल 4 पंक्तियां सुनाऊंगा कि पैरों में बेड़ियां पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ गई। लेकिन हम लोगों को खबर नहीं तो क्या करते हैं? हाथ से ताली बजा रहे हो। पैरों में बेड़ियां पड़ गई, हाथ से ताली बजा रहे हो। जिसने तुमको कैद किया है उसी के नारे लगा रहे हो। जिसने तुमको कैद किया है उसी के नारे लगा रहे हो। और अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मैं लिखता हूं कि नहीं पता था तुम घाती हो। मैं अटल जी पर 1999 में 19 फरवरी को, जिस समय लाहौर बस यात्रा वो कर रहे थे, मैं LLB का स्टूडेंट था। मेरे सब बड़े भाई लोग मेरे साथ लखनऊ में रहते थे। वो लोग फिल्म देखने गए। छोटे भाई को तो बड़ा भाई फिल्म देखने जा रहा, अनुमति मिल गई, एक तरह से लाइसेंस मिल गया। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, लाहौर बस यात्रा हो रही है, ऐतिहासिक घटना है, मैं रेडियो पर सुनूंगा। और जब मैंने सुना तो सुनना बंद कर दिया। मैंने तत्काल कविता लिखी थी, बहुत बड़ी कविता है, सुनाने में घृणा आती है कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए कविता लिखा। तभी 4 लाइनें सुना दे रहा हूं। अटल तो अटल है, अटल हो तो ऐसे, अमन की खातिर अटल जी हैं जैसे। अटल जी हैं शांति मित्रता है कवि हैं, जो कह ना सके हम वैसी छवि हैं। कहते कि उनका है जीवन अकेला, न घर का न झंझट न कोई झमेला, पर सच है कि उनके करोड़ों हैं भाई, करोड़ों हैं बहनें, करोड़ों हैं माई। 20 फरवरी 1999 ईस्वी 20 फरवरी आई है। भारत और पाक जनों के दिल में खुशियां छाई है। चली है गाड़ी दिल्ली से जो भारत की राजधानी है, पहुंची है बागा सीमा जो भारत पाक निशानी है। खड़े वहां शरीफ, नवाज शरीफ खड़े वहां शरीफ प्रतीक्षारत अगवानी करने को, दौड़ पड़े हैं अटल बिहारी उन्हें अंक में भरने को। भारत पाक
मिले अंक भर ऐसा कर्तव्य दिखलाया, अर्ध सदी बीते पर दोनों परचम संग लहराया, किया भूमि का रंग से सरहद का रंग भी बदला है, जनगण मन लो सुनो पाक में कैसा अदला बदला है। अब ना गोदे खाली होंगी ना बहुएं विधवा होंगी, अब ना गोदे खाली होंगी ना बहुएं विधवा होंगी, धरती रही रक्तमय अब तक अब से हरी भरी होगी। लंबी कविता है, मैं अब क्या सुनाऊं, लेकिन अब मैंने क्या लिखा उनके लिए कि नहीं पता था तुम घाती हो, नहीं पता था तुम घाती हो, संविधान के आघाती हो, नहीं पता था तुम घाती हो, संविधान के आघाती हो, और विष से लिपटे हुए पृष्ठ पर धूर्त प्रेम की तुम पाती हो। तुमने हमारे साथ धूर्तता की है और इस नाते पानी जहरीला है, इसको जितना जल्दी हो सके फेंक दीजिए। अब मैं आपसे थोड़ी पॉलिटिकल बात करूंगा। आपने कभी सोचा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में हमारा क्या असर हुआ? इसका मतलब आप ये मत इतना जल्दी मत अंदाजा लगा लीजिएगा, अच्छा पंकज त्रिपाठी तब कह रहे मुसलमानों से दोस्ती कर लो, आप दुश्मनी करते रहो, हम कौन है कहने वाले। लेकिन वो कौन मुस्लिम मंच लगाने वाले हैं? अरे मुस्लिम मंच वाले जो कहे 10 लाख लड़कियों की शादी करा दिए मुसलमानों से, इंद्रेश कुमार जी। हाँ, आप एक बात जानिए, इस भारत में 3 समाज है, एक सवर्ण समाज, हिंदू समाज के 2 हिस्से, एक सवर्ण समाज, एक सवर्णों के विरोध में राजनीति करने वाला समाज, और एक मुसलमान समाज। 90 तक मुसलमान समाज आपके साथ था तो आप सत्ता पर बैठते थे। आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय कमलापत त्रिपाठी जी यहीं के थे, और तमाम कहां थे, कौन थे। लेकिन जब आपके साथ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समीकरण की बात कर रहा हूं, तो आप पदों पर बैठते थे। भाजपा आई, हमने भाजपा को अपनाया, राम मंदिर बनवाना था, बनवा लिया हमने, उस लक्ष्य के साथ हम चले थे, यानी उसकी भी उपयोगिता है, कुछ हमने हासिल किया, ऐसा नहीं कि हम सुनने पर हैं। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई तो क्या हिंदू अलग और मुसलमान अलग हो गया? मुसलमान सवर्णों को छोड़ गया और सवर्णों के विरोधियों के साथ चला गया। ध्यान है आपका? चाणक्य वंशियों, आपको छोड़ा तो अलग नहीं हुआ। हिंदू और मुस्लिम की राजनीति में मुसलमान हिंदुओं से अलग नहीं हुआ। पहले वो सवर्णों के साथ था, अब सवर्ण विरोधियों के साथ हो गया। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही। ये सब अध्ययन करने के लिए रात भर तपस्या करनी पड़ती है, रात में 3 बजे नींद खुल जाती है, और ये किताबों से अध्ययन नहीं होता है। ये एक सीने में आग लगती है तब ये सब बातें निकल कर आती हैं। तो एक दुश्मन आपका पहले अम्बेडकरवाद से चल रहा है, दूसरा आपने दुश्मन बना दिया, वो भी चला गया वहीं, तीसरा जिसको आप अपना बनाकर सरकार बनाकर बैठे हैं। कुल 23 कानून बने हैं, 23 में से 13 भाजपा ने बनाए हैं, और 13 के 13 SC ST के लिए नाम पर बनाए। और जितने कानून SC ST के लिए बनेंगे वो सब आपके खिलाफ प्रतिबंध होंगे। तो आप इस समीकरण को समझिए कि आप बहुत फूले हुए थे कि आप तो बड़े ताकतवर हैं, कमजोर हुए कैसे? 2 कमजोर को आपके साथ, आपके खिलाफ लड़ाने के लिए इसी भाजपा की रणनीति के तहत एक किया गया, और उनको और आपके खिलाफ मजबूत कर देने के लिए आप ये कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट हो गए होंगे। जी नहीं, अगर बाई प्रोडक्ट होता तो ये संशोधन की मांग कौन कर रहा था? जब मैंने बताना शुरू किया कि SC ST कानून कांग्रेस ने बनाया, शुरू में 2023 में अपने चैनल द लॉजिकल इंडियन पर, चमार जात के लोग कहते थे, अरे बाबू क्या बात आप कर रहे हैं वकील साहब, ये तो कांसीराम ने बनाए हैं। तो ये क्यों लोग कह रहे हैं? भाजपा ने इस पाप का खुलासा न हो जाए इसीलिए अंबेडकर का भूत खड़ा किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अंबेडकर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी अंबेडकर है। संविधान में जितने संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी किए हैं, अगर केवल उतने उठा को फेंक दीजिए तो ये दलित समुदाय के लोग इसको फेंक देंगे। लेकिन कहीं ये पता न चल जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी की है, इसी नाते 90 से अंबेडकर का पुतला बड़ा किया गया, बड़ा किया गया, बड़ा किया गया। ये सब रणनीति समझिए। संसद में जो करते हैं वो कभी आपको नहीं बताते, और जो सड़क पर करते हैं, मुसलमान को कहीं नमाज पढ़ते रोकते हैं, उसको खूब विज्ञापन देते हैं। क्यों? क्योंकि आप यही सुनना चाहते हैं, और जैसे आप इधर सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इधर आप पर प्रतिबंध वाले कानून बन जाते हैं, पारित हो जाते हैं। राहुल गांधी ने इतने दिन में सब कुछ झूठ बोला, गलत बोला, असत्य बोला, अप्रभावी बोला। एक बात उनकी हमको अच्छी लगी
कि जैसे बैल चुराने वाले घंटी उधर बजाते हैं, बैल इधर छोड़कर ले जाते हैं, ये वैसे ही करते हैं। पता नहीं किसी और के साथ किया कि नहीं किया, हमारे साथ यही किया, और इस तथ्यों के साथ, सबूत के साथ है, आप पढ़ लीजिए। अगली बात, आप इस पन्ने पर देखेंगे, यहां लिखा हुआ है मूल संविधान में नहीं था जातिगत आरक्षण। मूल संविधान में जातिगत आरक्षण पर केवल आरक्षण पर या जातिगत केवल 3 प्रावधान थे। एक था अनुच्छेद 46 कि जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षित करके आगे बढ़ाया जाएगा, गरीब या अनुसूचित जाति जनजाति, ये लिखा हुआ था अनुच्छेद 46, आज भी है, पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया जाएगा, ये लिखा था। एक था अनुच्छेद 334 जिसमें था लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष के लिए सीट आरक्षित रहेगी, 10 वर्ष बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो अगर 10 वर्ष बाद समाप्त हो जानी थी और 2030 तक बढ़ाया गया और हर बार 10 साल के लिए बढ़ाया गया, तो कितनी बार बढ़ाया गया? 70 वर्षों तक बढ़ाया गया। नहीं, 10 भागे 70 भागे 10, 7 बार संविधान का संशोधन हुआ। अगर हम में से किसी को एक बार के संशोधन की खबर हो तो भी हम मान जाए कि चाणक्यवंशी यहां बैठे हैं। हमें धोखा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम धोखा खाने के आदी हो गए हैं, इसीलिए जगाने आया हूं। अब आप मेरी बात बताइए, मेरे भाई ने जो सवाल पूछा, कल कांग्रेस में चला जाएगा, बसपा में चला जाएगा, सपा में चला जाएगा, जो देकर जा रहा हूं उससे पीढ़ी अमर रहेगी, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। जो दे दिया वो तो रहेगा ना आपके पास। ये तथ्य जो मैंने आज आपको बता दिया वो तो नहीं छुपा पाऊंगा। किसी ने कहा कि आप पर खतरा है, जान का खतरा है, मैंने कहा मेरे विचार अमर हो जाएंगे, और मैंने कितनी जड़ें खोद दी हैं यूट्यूब पर कि उतने से ही इनकी जड़ खुदेगी और खुद कर रहेगी। और स्वयं पर एक भरोसा करिए कि जब जब देश का लक्ष्य चुना गया है, हमारे समाज ने लक्ष्य चुना है, और जब आपने लक्ष्य चुना है तो आप एकजुट हुए हैं और उसको पूरा किए हैं। इस बार का लक्ष्य भी पूरा होगा, यह होकर रहेगा, यह होकर रहेगा। एक बात छोटी सी राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के बारे में कह रहा हूं। राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा एक ऐसी कल्पना है, इतनी खूबसूरत कल्पना है, जिसमें किसी के अस्तित्व को खत्म किए बिना ही, किसी के अस्तित्व पर सवाल किए बिना ही, किसी को किसी के पीछे खड़ा होने का दबाव डाले बिना ही सबको एक साथ कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा एक ऐसा घेरा है, एक ऐसे बड़ी बाह का घेरा है जिसमें आत्मीयता है, सबको एक साथ समेट लेने की क्षमता है। जब हम गले मिलते हैं तो क्या गले को विलीन करते हैं? जी नहीं, अपनी ऊर्जा एक दूसरे से विनियमित कर लेते हैं, दोनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। वैसे ही राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा एक घेरा है जिसमें जो आएगा उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और हर किसी के आने से पूरे राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए आप सबका आह्वान करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री जुगल किशोर तिवारी जी के कार्य को आप लोग सहयोग दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ढांचा खड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जो कोई जहां से सहयोग कर सकता है, सबका अभिनंदन है, वंदन है, और यह पीढ़ी आने वाली कृतज्ञ होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।